गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सरोज मिश्रा, पोदार ICSE से हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में आप सभी लोगों को आज 10वीं का भेड़ और भेड़िए अध्याय पे चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये जंगल और जानवर की कहानी है, पर वास्तव में ये जंगल और जानवर की कहानी नहीं है। ये कहानी प्रतीकात्मक कहानी है, अर्थात जंगल और जानवर को लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। अब लोकतंत्र का प्रतीक जंगल और जानवर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर मैं आगे आने वाले समय में आपको स्पष्ट करते जाऊंगी। लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के लिए जनता की शासन प्रणाली। पर ये जो शासन प्रणाली है वो सिर्फ जनता के हित में ही काम करती है क्या? सारे राजनेता जनता के हित के लिए काम करते हैं? इन्हीं सब विषयों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने अपने इस अध्याय में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अध्याय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। भेड़, भेड़े हैं, ये है भेड़िया और ये है सियार। अब ये 3 जानवर इस कहानी में क्या कर रहे हैं? ये तीनों जानवर प्रजातंत्र में कैसे पिरोए गए हैं, ये मैं स्पष्ट कर रही हूँ। भेड़े जो हैं वो सामान्य जनता के प्रतीक हैं। वो सामान्य जनता जो सीधी, सरल, विनयी, कोमल स्वभाव की होती है, वो जियो और जीने दो पे यकीन करती है, दैनंदिन कार्य में अपने बिजी रहती है, उसे किसी और चीजों से विशेषकर लेना देना नहीं रहता है। दूसरी तरफ जो भेड़िए हैं, भेड़िए वो भ्रष्ट और अवसरवादी नेता है जो जनता के पास जब चुनाव के समय जाते हैं अनेकों झूठे सच्चे वादे करते हैं। उनके सामने कभी बिजली, पानी और कर्ज माफी का अनेकों लोक लुभावने वादे करते हैं, और जब वो सत्ता पर काबिज हो जाते, जनता उनकी बात पर आ जाती है, सत्ता पर हाथ से उन्हें मिल जाता है, जनता से के सारे वादे भूल जाते हैं और इस प्रकार जनता को वो निरंतर मत लेकर जनता के विरुद्ध ही काम करते हैं। तीसरा जो पक्ष है वो है सियार। आपको लगता होगा ये सियार कौन है, जिसे इंग्लिश में जैकल कहते हैं। सियार वो जानवर है, वो व्यक्ति है समाज का जो है राजनीतिज्ञों के चापलूसकार, वो चाटुकार जो सिर्फ ये षड्यंत्र करते हैं जिससे जनता गुमराह हो सके, जिससे वो जनता के वोट को किसी विशेष पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को दिला सके। अब प्रश्न उठता है, ये सियार है कौन? ये सियार है हमारे समाज के वो लोग जो मीडिया है, लेखक हरिशंकर परसाई ने मीडिया के बारे में बात की है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये चुनाव के दौरान ओपिनियन बनाते हैं और ये ओपिनियन बना के अनेकों षड्यंत्र बना के जनता को कुछ इस तरह गुमराह करते हैं कि जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को ये चुनाव जिताना चाहते हैं उसे जिता देते हैं। दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु जो कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगला कर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, जाति को वोट डालने के लिए बाध्य करते हैं। ये भी चुनाव के दौरान जनता को प्रभावित करते हैं। तीसरा, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर लेखक ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, वो है समाज के इंटेलेक्चुअल्स, जिन्हें हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, चाहे वो लेखक हो, विचारक हो, दार्शनिक हो। ये जो है वो अपने विचारों से, क्योंकि जनता इन्हें फॉलो करती है, ये अपने विचारों से चुनाव के दौरान जनता का ओपिनियन बनाते हैं, जिससे जनता जिस व्यक्ति के बारे में ये जो कह रहे हैं उसे ही वोट देकर जिता सके। ये तीनों अलग अलग तरीके से समाज को प्रभावित करके, जनता को प्रभावित करके चुनाव के दौरान वोट के समय लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे सही व्यक्ति नहीं चुना जाता। अब मैं लेसन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट लेखक ने ये दिया है कि मतदाता को वोट का प्रयोग सोच समझकर बहुत सजगता और सतर्कता के साथ करना चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर हो, जो सिर्फ व्यक्ति, समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सके। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक उदाहरण रियल लाइफ के देती हूँ। पहला उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। पिछले साल सरकार ने एक योजना लाई थी, नई कृषि नीति। संसद में जो ही ये प्रस्ताव हुआ
उत्तर भारत के कुछ किसान बहुत तेजी के साथ इस आंदोलन में कूद उठे और विशेषकर किसान नेता जो कि मिडिल मैन का काम करते हैं, किसानों के हित में काम नहीं करते, इन्होंने इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर बढ़ाया और कुछ इस तरह से किया कि काफ़ी समय तक हाईवे जाम रखा, ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया, अलग अलग तरह के असामाजिक काम किए। ये किसान नेता वास्तव में चाहते क्या थे? जो सिंपल सी सरकार की कृषि नीति थी, जो कि किसान की फसल को सीधे उसको फायदा पहुंचाना था, मिडिल मैन को बीच से हटाना था, पर ये नहीं होने दिया उन किसान नेताओं ने जो कि मिडिल मैन का काम करते हैं। और जबकि ये कृषि नीति पूरे देश के लिए थी, पर विरोध उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पे ही पाया गया। तो इस तरह से किसान नेता, जिन्हें हम किसान अपना मसीहा मानते हैं, वो उन्हीं के हित में आने वाले कामों को नहीं होने देते। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगी। केरल के विंझिम में एक अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट बन रहा है। उस सी पोर्ट को जो ही प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि वो सी पोर्ट वहाँ बनना था, ज्योग्राफिकल कारण था और उसे लॉजिस्टिक हब बनाया जाना था, मिडिल ईस्ट से उसे जोड़ा जाना था, जिससे देश की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फायदा होना था। पर स्थानीय वहाँ के धार्मिक नेताओं ने, कुछ धर्म के नेताओं ने स्थानीय लोगों को, मछुआरों को कुछ इस तरह से भड़काया कि काफ़ी समय तक ये प्रोजेक्ट बाधित रहा। तो जब हम ऐसे लोगों की बातों में आते हैं तो हम अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा उदाहरण मैं दूंगी जिसका फायदा आज जन जन को मिल रहा है, वो है 1985 में प्रस्तावित नर्मदा परियोजना। नर्मदा प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो बनाई ही इसीलिए गई थी कि मध्य प्रदेश के मालवा, गुजरात और राजस्थान के उन क्षेत्रों को पीने की पानी, सिंचाई के साधन मुहैया किए रह जाए, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन आसान हो सके। पर जब वो प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को लगातार रोकने के लिए बहुत ढेर सारे सामाजिक संगठन, वहाँ के स्थानीय नेता, पर्यावरणविद सभी कूद पड़े इस मैदान में। हुआ क्या? सिर्फ 41,000 जो फैमिलीज थी वो वहाँ से डिस्प्लेस हुई, जिसमें 4 लाख लोग थे। सिर्फ इतने लोगों विस्थापित हुए जिसे सरकार ने सही स्थान दिया। और नर्मदा परियोजना जब पूरी हुई तो आज मालवा, राजस्थान और गुजरात के उन क्षेत्रों में बिजली की सुविधा हो, सिंचाई हो, पीने का पानी हो, जिससे लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो इस तरह से कहानी समाप्ति की ओर पहुंचते हुए ये संदेश देती है कि लोकतंत्र में मतदाता को मतदान देते समय सजग और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो देश की भलाई कर सके, न कि अपनी भलाई कर सके। तो नेता चुनते समय सजग रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।